आज हम राजस्थान के टोंक जिले में बसे एक कस्बे मालपुरा की बात करने वाले हैं। अब देखिए, ऊपर से तो ये किसी भी आम भारतीय कस्बे जैसा ही लगता है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी उलझी हुई है। हाँ। उलझी हुई इसलिए क्योंकि यहाँ एक ही सच की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी है डर की, अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने के एहसास की और मजबूरन अपना घर बार छोड़कर जाने की। और दूसरी कहानी है बेहतर जिंदगी की तलाश की, आर्थिक तरक्की की, मतलब शहरीकरण की, एक सामान्य प्रक्रिया। तो आज हमारा मकसद इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करना है। हम ये समझेंगे कि मालपुरा में असल में हो क्या रहा है। क्या ये डर है, या ये बेहतर अवसर की तलाश है, या फिर सच इन दोनों के कहीं बीच में है। और इसकी तह तक जाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, कुछ पुरानी परतों को खंगालना होगा, क्योंकि मालपुरा की आज की जो कहानी है उसकी जड़ें कई दशक पुरानी है। बिल्कुल, तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। इसकी नींव तो 1992 की घटनाओं में ही रख दी गई थी, है ना। उस वक्त जो हिंसा हुई उसने एक ऐसी दरार पैदा कर दी जो शायद आज तक नहीं भर पाई। आपने बिल्कुल सही कहा। वो घटनाएं सिर्फ एक तात्कालिक उपद्रव नहीं थी, उन्होंने भविष्य के अविश्वास की नींव रखी, और इस अविश्वास को और गहरा किया वहां की न्यायिक प्रक्रिया ने। अच्छा। हाँ, जब 1992 के दंगों का मामला अदालत पहुंचा तो सबूतों की कमी और कुछ प्रक्रिया में हुई चूकों की वजह से 11 आरोपी बरी हो गए। एक मिनट, प्रक्रिया में चूक, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पुलिस की तरफ से कोई कमी रह गई? इसे ऐसे समझिए कि जांच का जो सबसे जरूरी हिस्सा होता है वो है गवाहों के बयान। हाँ। और इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने में 40 दिन से भी ज्यादा की देरी हुई। ये एक बहुत बड़ी, जिसे हम कहते हैं, प्रक्रियात्मक विफलता थी। 40 दिन? किसी गवाह का बयान लेने में 40 दिन? ये तो मतलब इतने समय में तो या तो यादें धुंधली पड़ जाती हैं या फिर गवाह पर किसी भी तरह का दबाव बन सकता है। बिल्कुल, पूरा केस ही कमजोर पड़ जाता है। और ठीक यही हुआ। इस देरी ने और फिर बाद में आरोपियों के बरी हो जाने ने वहां के लोगों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति एक गहरा खालीपन सा भर दिया, एक अविश्वास पैदा कर दिया, एक भावना कि हमारे साथ न्याय नहीं होगा। बिल्कुल। और जब समाज का एक हिस्सा ऐसा महसूस करने लगता है तो वो भरोसे की नींव को ही हिला देता है। और मुझे लगता है ये अविश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया होगा जब साल 2000 में वहां फिर से हिंसा हुई। इसे एक अलग थलग घटना नहीं बल्कि एक चेन रिएक्शन की तरह बताया गया है। ये बहुत ही सटीक शब्द है, चेन रिएक्शन। समाजशास्त्र में हम इसे प्रतिशोध का चक्र कहते हैं, साइकिल ऑफ रेट्रिब्यूशन। अच्छा। जब पुराने जख्म भरते नहीं है, पुराना गुस्सा शांत नहीं होता, तो एक घटना दूसरी हिंसक घटना को जन्म दे देती है। साल 2000 की हिंसा ने उसी पुराने अविश्वास की आग में घी का काम किया, और हर ऐसी घटना के साथ दो समुदायों के बीच की जो खाई थी वो और चौड़ी होती चली गई। तो ये जख्म कभी भरे ही नहीं बल्कि वक्त के साथ और गहरे हो गए। और इसी पृष्ठभूमि में हमें आज के सबसे बड़े मुद्दे को देखना होगा जिस पर सबसे ज्यादा बहस है, पलायन। कुछ स्थानीय संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में करीब 800 हिंदू परिवारों ने पुराने शहर का इलाका छोड़ दिया है। 800 परिवार तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत चिंताजनक लगता है। इस दावे के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो है जनसांख्यिकीय बदलाव का डर। जनसांख्यिकीय बदलाव? जी, मतलब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उनके आसपास का जो सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल है वो तेजी से बदल रहा है, और इस बदलाव में वो अपनी पहचान खो रहे हैं। ये सिर्फ लोगों के आने जाने का मामला नहीं है, ये एक समुदाय की अपनी जड़ों से उखड़ने की गहरी चिंता है। और बात यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस असुरक्षा की वजह क्या है। तो ये कोई हवाई डर नहीं है। लोगों की जो शिकायतें हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बहुत ठोस चीजों को लेकर है। बिल्कुल। जैसे एक बड़ा मुद्दा है धार्मिक स्थलों के आसपास का माहौल बदलना, खासकर पुराने शहर में जो दिगंबर आदिनाथ जैन मंदिर है उसके नजदीक लोगों को बदलती जीवन शैली और खानपान की आदतें अपनी संस्कृति पर एक हमले की तरह लगती हैं। मैं समझ सकती हूँ। मतलब जो लोग पीढ़ियों से एक खास तरह के शाकाहारी और शांत माहौल में रहते आए हैं उनके लिए बहुत परेशान करने वाला अनुभव होगा। जाहिर है, ये सिर्फ रहने की जगह बदलने की बात नहीं है, ये उस जगह के चरित्र के बदलने का एहसास है।
वो पहचान, वो माहौल जिसके साथ वो बड़े हुए, वो खत्म हो रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसके अलावा तंग गलियों में आने जाने में दिक्कतें, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता है, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां लोगों को लगने लगता है कि अब ये हमारा मोहल्ला नहीं रहा। और यही असुरक्षा की भावना फिर पलायन की मांग को और मजबूत करती होगी। हाँ, तो इसी असुरक्षा के जवाब में स्थानीय लोग एक खास कानून की मांग कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट यानी DAP। ये कानून क्या है और इससे उन्हें क्या मदद मिलेगी, ऐसा उन्हें लगता है? DAP यानी अशांत क्षेत्र अधिनियम एक तरह का सुरक्षात्मक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके होते हैं वहां संपत्ति की खरीद बिक्री को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना मतलब अगर ये कानून लागू हो जाता है तो उस इलाके में कोई भी अपनी प्रॉपर्टी सीधे किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को नहीं बेच सकता। इसके लिए जिलाधिकारी की पहले से अनुमति लेनी पड़ती है। अच्छा, तो इसका मकसद ये है कि किसी भी तरह के दबाव में या घबराहट में कोई अपनी संपत्ति औने पौने दाम पर बेच कर न चला जाए। जी, उद्देश्य यही है कि ऐसे इलाकों में जनसांख्यिकीय संतुलन बना रहे और किसी एक समुदाय को यह महसूस न हो कि उन्हें धीरे धीरे वहां से बाहर किया जा रहा है। ये मांग अपने आप में ये दिखाती है कि जमीनी स्तर पर असुरक्षा की भावना कितनी गहरी और प्रबल है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब इन सब शिकायतों और पलायन के दावों की जांच प्रशासन ने की तो उनकी रिपोर्ट एक बिल्कुल ही अलग कहानी कहती है। और यहीं से ये पहेली और ज्यादा जटिल हो जाती है। पुलिस और राजस्व विभाग दोनों ने मिलकर एक विस्तृत जांच की। उन्होंने घर घर जाकर सर्वे किए, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स खंगाले और उनकी जांच का जो निष्कर्ष था वो ये था कि जबरन पलायन या किसी भी तरह के संगठित दबाव में संपत्ति बेचने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये तो बहुत अजीब है। एक तरफ 800 परिवारों के पलायन का दावा है, डर का माहौल बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ प्रशासन कह रहा है कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई। तो फिर लोग घर क्यों बेच रहे थे? प्रशासन ने इसका क्या कारण बताया? प्रशासन की नजर में ये मामला डर या दबाव का है ही नहीं, ये शहरीकरण और बेहतर अवसरों की तलाश का मामला है। शहरीकरण? हाँ, उनकी जांच के मुताबिक कई लोग अपने पुराने तंग घरों को बेचकर शहर के बाहरी इलाकों में बनी नई खुली कॉलोनियों में जा रहे हैं, जहां बेहतर सड़कें हैं, पार्क हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं। ये एक ट्रेंड है जो सिर्फ मालपुरा में नहीं, देश के कई छोटे शहरों में दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी कहानी का एक मजबूत आर्थिक पहलू भी है जिसे शायद नजरअंदाज किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग बस एक बेहतर जिंदगी के लिए जा रहे हैं और इससे कोई और ही रंग दे दिया जा रहा है? आपकी बात में बहुत दम है और जांच भी इसी आर्थिक एंगल की तरफ ही इशारा करती है। कई मामलों में ये एक सीधा साधा आर्थिक फैसला है। पुराने शहर में घर की अच्छी कीमत मिल रही है और उसी पैसे में नई कॉलोनी में एक बेहतर और बड़ा घर मिल जाता है। जांच में हेमराज शर्मा और इब्राहिम खान जैसे लोगों के बीच हुए संपत्ति के सौदे भी मिले, जो पूरी तरह से कानूनी थे, आपसी सहमति से हुए थे। तो एक तरफ लोगों का महसूस किया हुआ सच है और दूसरी तरफ प्रशासनिक तथ्य, और ये तनाव शायद अप्रैल 2023 की एक घटना से और भी साफ हो जाता है। एक बहुत ही मामूली सी बात, बाइक चलाने को लेकर एक विवाद हुआ और वो कुछ ही मिनटों में एक बड़े सांप्रदायिक उपद्रव में बदल गया। वो घटना इस बात का सटीक उदाहरण है कि मालपुरा का जो सामाजिक ताना-बाना है वो कितना नाजुक हो चुका है। सालों के ऐतिहासिक तनाव और अविश्वास के कारण वहां, जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया का समय, रिस्पॉन्स टाइम, वो लगभग शून्य हो गया है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है, क्योंकि दोनों समुदायों के बीच शक इतना ज्यादा है। बाइक चलाने जैसी मामूली बात पर दंगा हो जाना, ये दिखाता है कि समाज अंदर से कितना बटा हुआ है। तो क्या ये सिर्फ मालपुरा की कहानी है या ये हमें किसी बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रही है? इसे एक व्यापक परिदृश्य में देखना बहुत जरूरी है, तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। अगर हम पूरे राजस्थान को देखें तो पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण 16.4% से बढ़कर 25.4% हो गया है। लोग बेहतर मौकों के लिए गांवों और कस्बों को छोड़ रहे हैं। और इस पैमाने पर टोंक जिले की क्या स्थिति है? आर्थिक विकास के पैमाने पर टोंक जिले को कैटेगरी 4 में रखा गया है, जिसका मतलब है धीमा विकास। धीमा विकास? जी, वहां आर्थिक अवसर सीमित हैं, रोजगार की कमी है, और ये तथ्य इस बात को और मजबूत करता है कि मालपुरा से जो प्रवासन हो रहा है वो शायद जबरन नहीं बल्कि आर्थिक ठहराव, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का नतीजा है। जब एक जगह पर विकास रुक जाता है तो लोग स्वाभाविक रूप से उन जगहों पर जाते हैं जहां उन्हें बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखती है।
तो कुल मिलाकर यहाँ दो अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक कहानी वो है जो महसूस की जा रही है, जो डर और असुरक्षा पर आधारित है, और दूसरी वो जो आंकड़ों में दिख रही है, जो आर्थिक कारणों पर आधारित है। बिल्कुल, इसे हम अनुभव बनाम आंकड़े का टकराव कह सकते हैं। एक तरफ सामुदायिक दृष्टिकोण है जो हर बिकने वाले घर को अपनी संस्कृति पर हमले के तौर पर देखता है, डर के कारण हुए पलायन के तौर पर देखता है, और ये उनका जिया हुआ सच है, उनकी भावना है। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ प्रशासनिक जांच है जो इसे आर्थिक प्रवासन की एक सामान्य प्रक्रिया मानती है। जिन मामलों को जबरदस्ती या कब्जा समझा गया, वो जांच में ज्यादातर वैध और आपसी सहमति से हुए सौदे साबित हुए। ये तो बहुत ही जटिल स्थिति है। ठीक है, आंकड़े आर्थिक पलायन दिखा रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोगों का जो डर है वो तो झूठा नहीं हो सकता है ना। उस डर का क्या करें? उसे हम सिर्फ ये कह के खारिज तो नहीं कर सकते कि ये आपकी गलतफहमी है। और यही इस मुद्दे की सबसे बड़ी चुनौती है। भावनाओं को तथ्यों से अलग करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोगों के लिए उनका अनुभव ही सबसे बड़ा सच होता है। आप किसी के डर को आंकड़े दिखाकर खत्म नहीं कर सकते। उस डर भी अपनी एक सामाजिक और ऐतिहासिक सच्चाई है। तो इसका सार क्या है? इस पूरी चर्चा को हम कैसे समेट सकते हैं? मालपुरा की समस्या का हल क्या है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मालपुरा की समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। ये एक ऐसी खिचड़ी है जिसमें दशकों पुरानी ऐतिहासिक यादें हैं, समुदायों का आपसी डर है और आज के आर्थिक बदलाव हैं, सब कुछ मिला हुआ है। तो फिर समाधान की दिशा क्या हो सकती है? अगर समस्या इतनी बहुआयामी है तो समाधान भी वैसे ही होना चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए दो स्तरों पर एक साथ काम करना होगा। पहला, सामाजिक स्तर पर स्थानीय शांति के लिए ऐतिहासिक घावों को भरने की कोशिश करनी होगी। दोनों समुदायों के बीच संवाद और भरोसे का एक पुल बनाना होगा ताकि छोटी छोटी बातें बड़े विवाद ना बने। और दूसरा है आर्थिक स्तर पर। मालपुरा जैसे कस्बों में निष्पक्ष आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। जब लोगों को अपनी जगह पर ही एक बेहतर भविष्य दिखेगा तो पलायन की जो मजबूरी है वो अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ मेरे मन में गहरा सवाल उठ रहा है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। जब किसी समुदाय का डर और असुरक्षा का अपना निजी अनुभव आर्थिक पैटर्न दिखाने वाले आधिकारिक डेटा से टकराता है, तो कौन सी कहानी ज्यादा सच के करीब होती है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक समाज अपना साझा भविष्य कैसे बना सकता है जब उसके सदस्य दो बिल्कुल अलग-अलग सच्चाइयों में जी रहे हों।